सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम देश की राजनीति के तहत बातचीत करते हैं। राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलू ये, इस समय दो राज्यों में आम चुनाव हो रहे विधानसभा के संदर्भ में, एक झारखंड में और दूसरे महाराष्ट्र में। पर ना हम आज बात कर रहे हैं झारखंड की, ना ही बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े राज्य आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में यूं तो आम चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी आम चुनाव जितने ही महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही राजनीतिक पंडित देख रहे हैं। और देखना इसलिए पड़ रहा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बड़ा ही उलटफेर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की थी। उसके बाद 2017 के चुनाव में बात करें, 2022 के चुनाव में बात करें या 2019 के चुनाव में बात करें, विधानसभा और लोकसभा की भाजपा का झंडा बढ़िया तरीके से फहरा रहा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, उसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तीनों को करारा झटका लगा। भाजपा को इसलिए झटका लगा कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जनादेश पाने में चूक गई और इस चूकने की बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में पार्टी का खराब प्रदर्शन माना गया। नरेंद्र मोदी के संदर्भ में अखरने वाली बात इसलिए रही कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ तो भाजपा स्पष्ट बहुमत नहीं पाई और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी स्वयं भी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपेक्षाकृत कम अंतर के साथ में जीत हासिल की है। और योगी आदित्यनाथ की तो कहें क्या, योगी आदित्यनाथ के लिए तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता था कि जिस उत्तर प्रदेश में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 62 सीटें हासिल की थी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगभग आधी रह गई। कुल जमा 33 लोकसभा सीटें जीत पाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। और जिस समाजवादी पार्टी के खत्म होने का ऐलान भाजपा के दिग्गज नेता कर रहे थे, उस समाजवादी पार्टी ने अपना जीत का आंकड़ा 37 पे पहुंचा दिया, जो 2019 में कुल जमा 5 सीटें जीती थी। तो कुल मिलाकर अब ऐसी परिस्थिति के बीच में 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही अपनी साख को दांव पर लगाए हुए हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक नारा बना हुआ है। वहीं अखिलेश यादव के संदर्भ में पीडीए को लेकर अलग अलग मीमांसाएं गढ़ी जा रही है। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है यूपी उपचुनाव, साख पर दांव। हमारे साथ इस दिलचस्प विषय की राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हमारे पसंदीदा डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। कांग्रेस यूं तो मैदान में नहीं है पर फिर भी मैदान में है। डॉक्टर अजय उपाध्याय उस कांग्रेस के संजीदा प्रवक्ता है, वो हमारे साथ में। हमारे साथ में डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमारी चिंताएं हैं, उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर ऋचा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आजम खान जी हैं। लोकसभा चुनाव ने जिस पार्टी को संजीवनी दी, अर्थात समाजवादी पार्टी, उसके प्रवक्ता के तौर पर आजम खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये वो आजम खान नहीं है जो परेशान चल रहे हैं, ये आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ऋचा सिंह जी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं उनकी पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है, कितनी आशंकित है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना ऋचा जी। लोकसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है, ऐसा लोग बोलते हैं। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और हम सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि हम एक संगठित और अनुशासनात्मक संगठन भी है। लेकिन आपकी बात एकदम सही है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा, जिसका मुख्य कारण ये था कि इंडिया अलायंस ने जिस तरीके का झूठ फैलाया कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और संविधान को खतरा पहुंचेगा, तो उस अफवाह को ये फैलाने में कामयाब हो गए। लेकिन उस अफवाह की हवा चुनाव परिणाम आने के ठीक 2 महीने बाद से निकलना शुरू हो गई, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस का लोगों ने असली चेहरा देखा कि उन्होंने जिस पीडीए की बात की थी, उस पिछड़ा और दलित के साथ जब खड़े होने का जब मौका आया, चाहे वो अयोध्या में दलित बच्ची के साथ
बलात्कार का मामला हो जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता नगर अध्यक्ष ही जो है मुख्य आरोपी ही नहीं है, अब तो उनके ऊपर जो है सबूत भी बन चुके हैं, और साथ ही कन्नौज तक लेकर, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए ये जाली नोट छापना भी शुरू कर दिए, और उसमें भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के नेताओं का और वरिष्ठ नेताओं का नाम सामने आया। तो जनता ये देख रही है, और ये जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की नहीं देश की जनता, कि अगर संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और पिछले 7 सालों में हमें उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने जनादेश दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, और जनता के बीच में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया है, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया है, वही समाजवादी पार्टी है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की पॉलिसी चलाती थी, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू किया है। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, डेस्टिनेशन बन चुका है निवेश का, और साथ ही हम देश की जीडीपी में योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य आज उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है, और 9 सीटों के उपचुनाव की बात है, तो 9 सीटों के उपचुनाव में आप देखेंगे कि परिणाम बहुत जल्दी आ जाएंगे, और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरह अफवाह फैलाने के लिए। हम 24/7 365 दिन जनता के बीच में जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हैं, जिसका परिणाम है कि केंद्र की राजनीति में, केंद्र की उसमें हमको तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से जनता ने जनादेश दिया, और उत्तर प्रदेश में हमें दूसरी बार दिया, और 2027 की पटकथा भी लिख चुकी है, क्योंकि 2027 में पुनः समाजवादी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी बनकर रह गई है। आप पीडीए की बात कर रहे थे, तो मैं पीडीए पर भी स्पष्ट कर दूं, पीडीए का नारा देकर तो अखिलेश यादव जी ने बता दिया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सिवा कोई नहीं उनके मुख्य उसमें है, मुख्य धारा में है। तो सबसे पहले इस देश को और उत्तर प्रदेश की जनता को बांटने का काम तो समाजवादी पार्टी स्वयं कर रही है, और अखिलेश यादव जी के रथ पर ये काफी कंफ्यूज्ड है पीडीए के नारे को लेकर, क्योंकि ये कभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी अगड़ा कहते हैं। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, और आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी के उस रथ को आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ब्रैकेट में मुसलमान। तो इनका ये स्पष्ट कहना है कि जो इस उत्तर प्रदेश की जनरल कास्ट के लोग हैं, उनका साथ इनको नहीं चाहिए, और इनके लिए पीडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो पल्लवी पटेल जी छोड़कर चली गई समाजवादी पार्टी को, पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी को छोड़कर चली गई, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए, दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पिछड़े और दलित नेता को नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं, जिसका परिणाम है कि पीडीए में आज इनके पास कुछ बचा नहीं है। केवल आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रखा, पर थोड़ा मुझे ये समझाइए कि ये बटेंगे तो कटेंगे, ये किसके लिए है? ये डॉक्टर केशव मौर्य के लिए है या किसी और के लिए है? हिमांशु जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये तो एक ऐतिहासिक नीति है जी। इससे हम और आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? अगर हम अपने इतिहास को उठाकर पढ़ लें तो हमें समझ में आएगा कि जब जब ऐतिहासिक रूप से हम पे अगर किसी ने भी शासन किया है तो हमारा उसमें एका ना होने की वजह से किया है। 1947 में जब बंटवारा हुआ और बंटवारा एक्सप्रेस हिंदुस्तान में आई, तो ट्रेन में हिंदुओं की ना ऋचा जी, ये बात तो आपकी पार्टी के तमाम नेता तमाम मंच से कह रहे हैं। मेरा जो सवाल था वो सवाल आपसे था, ये आपकी पार्टी के अंदर जो डॉक्टर केशव मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ चल रहा है, इस पर कुछ रोशनी है? अपनी पार्टी को समझा पा रहे हैं क्या आप कि देखो अगर अपन बटेंगे ना तो अपन कट जाएंगे? ये लोकसभा चुनाव में निपट गए अपन, इस उपचुनाव में भी अगर ऐसे ही रहे तो 2027 में बचेंगे नहीं। ये समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं? दिखता नहीं है कि समझा पा रहे हैं। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता बहुत अनुशासित हैं, और हमारा पूरा संगठन एक है, और हम पूरा संगठन एक होकर चुनाव लड़ता है और एक होकर ही जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों को करता है जमीन के ऊपर। तो
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो एकता की शक्ति है उसको देखकर समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी के पास कुछ है नहीं तो वो ट्वीट खेलते रहते हैं। अब उनके ट्वीट पे वो बताते हैं कि ये लोग एक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उनको पहले अपने परिवार को संभालना चाहिए। और नहीं, हम अखिलेश यादव जी की बात पे तो ध्यान नहीं देते, आपके कहने को मानते हुए, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, पर लोकसभा चुनाव पे ध्यान देते हैं। वो स्मृति ईरानी चुनाव हार गई ना ऋचा जी, तो हम परेशान हो गए। वो राहुल गांधी किसी लायक आप लोग नहीं समझते हैं, वो 3 लाख से चुनाव जीत गए रायबरेली में आकर, तो हम परेशान हो गए। और जिन पर पूरा देश और दुनिया मोहित है वो नरेंद्र मोदी जी मात्र 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में ही रह गए। आप उतना परेशान हैं कि नहीं है? और इसके कारण से इस उपचुनाव को कुछ संजीदगी से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सवाल है। हम हर मुद्दे को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बहुत संजीदगी से लेते हैं। और रही जनता के जनादेश की बात, तो हम उसका सम्मान करते हैं। और अगर हमने कहीं कमी रह गई है तो हिमांशु जी, हम उसको विश्लेषण करके उसको ठीक करने में अपना उसको दायित्व समझते हैं। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जनता ने जनादेश दे दिया तो वाह वाह, और जनता ने जनादेश नहीं दिया तो हम ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, बल्कि हम अपना आत्ममंथन करते हैं और हमें जो कमियां रह गई हैं हम उसके ऊपर विश्लेषण करके उसको पूरा करते हैं और जनता के बीच में पुनः उसका विश्वास जीतने के लिए जाते हैं। तो आप बताओ ना क्या क्या कमियां रह गई जिसके कारण लोकसभा में ये नतीजा आया? अभी हमने पूछा तो आपने तो बोला था वो समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन ने बहका दिया, इसलिए ऐसा फैसला आ गया। बताइए, नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में अंतर इतना कम करा दिए बहका के, मानती हैं आप इस बात को? संविधान को खतरा किससे है, आज ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता जान चुकी है। जब इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो आज जनता इसको लगातार देख रही है। और जनता ये भी देख रही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए दिया गया है। और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो गठबंधन है इसकी भी तो गांठें घुलना शुरू हो चुकी है हिमांशु जी, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण के लिए किया गया था। अल्पसंख्यकों के वोटों के तुष्टीकरण का है। अब ऋचा सिंह जी बड़ी गंभीरता से बोल रही हैं, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बोल दिया हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और डॉक्टर अजय उपाध्याय इस पर मौन रह जाएं, ये बात ठीक नहीं है। अजय उपाध्याय जी, आपके नेताजी देश के अंदर क्यों नहीं बोलते आरक्षण खत्म कर देंगे, विदेश में जाके क्यों बोले? ऋचा सिंह जी को थोड़ा बताइए ना, और हमारे दर्शकों को भी बताइए ये आरक्षण खत्म करने की बात क्या है। पहली बात की ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात है, सच बात है, फेक फैक्ट्री जो भाजपा की आईटी सेल है उसने जरूर इस लाइन को उठाया और इस तरह से मार्केट में किया कि भाई राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। एक संदर्भ था, उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जब देश के सभी दलित, पिछड़े, अब कमजोर, गरीब जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, जब सभी समान स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको न्याय जब भी मिल जाएगा, जो संविधान के प्रस्तावना का अभिन्न भाग है, तब इस पर जरूर सोचना चाहिए। लेकिन आज तो परिस्थितियां सबने देखा कि क्या है इस देश में गरीब, आदिवासी, दलित, मजदूर, मजमून महिलाओं की स्थिति, और भाजपा के 10 साल के राज में क्या क्या हुआ है। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न लेकिन उसको किया और उसका उत्तर बहन ऋचा जी, डॉक्टर साहब देने का जरूर प्रयास की, बट सच्चाई आप जो मैं बोलता हूं उससे पहले आप प्रश्न ही पूछ लेते हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी साथी से कुछ बात करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। बटेंगे और कटेंगे के नारे भी आपने सही संदर्भ में पूछा उनसे कि भाई जोगी जी कैंप रहेगा कि मोदी जी कैंप रहेगा उत्तर प्रदेश के भाई इलेक्शन में। लड़ाई यहां है क्योंकि लोकसभा में जो चेहरा थे मोदी जी थे, तो मोदी जी हार गए हैं। अब एक बड़ा कैंप है उत्तर प्रदेश में, वो चाहता है कि जोगी जी ये बाई इलेक्शन हार जाए ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि भाई मोदी जी जो हारे थे वो चलिए चल गया, पर जोगी जी भी हार गए, इसका मतलब जनता की बात अलग। और यदि बाई इलेक्शन जोगी जी जीतते हैं तो जोगी जी तो बड़ा नेता है फिर मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना था, वो हार जा रहे हैं जो। तो ये कैंप जो है। अच्छा अजय उपाध्याय जी, ये बताओ तो आप लोग मैदान में नहीं हो क्या योगी जी की मदद करने के लिए? आपने स्वयं मीमांसा की है, इस बार जो है ना योगी आदित्यनाथ दांव पर हैं और कांग्रेस मैदान में नहीं है। तो ये डॉक्टर अजय उपाध्याय हमें समझाएं, ये योगी आदित्यनाथ के प्रति सद्भावना की वजह क्या है आपकी, जो आपने अपने पैर पीछे खींच लिए, मैदान से गायब हो गए? देखिए, हमारे लिए एक बसपा नारा पहले देती थी, उस नारे को ही मैं दोहराता हूं कि आज के संदर्भ में सांपनाथ और नागनाथ दो हैं। अब देश के परिस्थितियों में सांपनाथ को रखना है कि नागनाथ को रखना है।
तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश आज के जिस दौर से गुजर रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो जो परिस्थिति पैदा कर दी है योगी जी ने, और एक अहंकार की राजनीति वहां पूरी शीर्ष पर चल रही है, जातीय विभेद की राजनीति चल रही है, एक जाति को सर्वोच्चता दिखाने की बात वहां चल रही है। कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का बाई इलेक्शन में सफाया हो। ठीक है, हमें हमारे कुछ मुद्दों पर बात रही और आजम खान साहब हैं वो जरूर उसका जवाब देंगे, पर यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम चाहते थे कि कोई वोटों का इतना भी बंटवारा ना हो, और सहृदयता के साथ पूरे दिल के साथ हम लोग चाहते हैं एक लार्जर इंटरेस्ट में, जो इंडिया गठबंधन का एक कहीं ना कहीं सोच है, हमारे नेता राहुल जी का, अखिलेश जी भी उसके पक्षधर रहे हैं, मिल करके हम चुनाव लड़े। हमें ठीक है सीट मिली नहीं मिली, एक समय पर उस पर मंथन भी हुआ, हमें दिक्कत भी हुई, पर इस सच्चाई को भी हम स्वीकारते हैं कि जब समाज रहेगा, देश रहेगा, उत्तर प्रदेश और देश में ये जो संस्थाओं पर जो प्रश्न लगाने वाले लोग हैं, जब तक वो नहीं खत्म होंगे तब तक लोकतंत्र सही दृष्टिकोण से इस देश में नहीं चलेगा। और उसके लिए हमें ये अजय उपाध्याय जी, आपको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? ये हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सीट मांगी थी समाजवादी पार्टी ने, उस समय तो ऐसा ज्ञान निकला नहीं। वो आम आदमी पार्टी के साथ भी बात थी, उसमें भी ये ज्ञान आपका दिखा नहीं। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव की अप्रत्याशित हार ने आपको बोध प्राप्ति करा दी क्या, जिसके तहत आपको लगा कि भाई सब कुछ छोड़ देंगे, बस भाजपा से हमको बचा लो? डॉक्टर साहब, भूल सुधार भाजपा से बचाना नहीं, भाजपा से तो देश को बचाना है जी। ईडी, सीबीआई, आईटी जो है और संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रही है पूरे देश के लिए कर रही है जी। पर हाँ, ये बात जरूर है, हमें भूल सुधार का मौका जरूर, हरियाणा में यदि कोई बात आई है आम आदमी पार्टी से आई से, तो कोई बात नहीं, हमें इसको स्वीकारने में भी कोई बुराई नहीं है कि हमें वहां कोऑर्डिनेशन और बेहतर करना चाहिए था। और शायद उत्तर प्रदेश में यदि ये बात आई और इसमें कांग्रेस ने पूरे अपना दिल बड़ा दिखा करके और ईमानदारी से कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हमारा इस चुनाव में सपा के साथ है, खड़ा है। कल ही आए थे अखिलेश यादव जी गाजियाबाद में, गाजियाबाद के हमारे पूरे कांग्रेस के वर्कर, बूथ स्तर के वर्कर उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की ये बड़े दिल के गठबंधन की बात होनी चाहिए और बड़ा उद्देश्य है। मैं आजम खान जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और कर लेता हूं डॉक्टर उपाध्याय। ये भाजपा के सपने को साकार करने के लिए आप इतना तत्पर क्यों हो गए? वो नरेंद्र मोदी जी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, कम से कम उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस मुक्त है। इस योगदान के संदर्भ में आप अपने आप को कितना संतुष्ट पा रहे हैं? देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव में अपना चुनाव चिन्ह तक नहीं दिखा पाया। अपनी इस उपलब्धि पर कितना गर्वित हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय कि देखो हमने पार्टी को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय आप? देखिए, उत्तर प्रदेश एक जो आज है वो एक राजनीतिक चैलेंज, एक चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में। चूंकि जिस तरह से अहंकार का शासन चल रहा है और जातीय अस्मितता वहां हावी है, कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा तभी होगी जब इन लोगों का अहंकार टूटेगा। तानाशाही जिस तरह से लगातार चल रही है, ठीक है, हमें उत्तर प्रदेश में स्पेस जरूर और उपचुनाव में नहीं मिला, और उसके लिए ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता शुरू के दिनों में थोड़े दुखी भी थे, हमारे लीडर्स को इस समझ आई और कोऑर्डिनेशन किया सपा के नेताओं से, और अंततः ये क्लियर हो गया है कि हम साथ रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये बात, आपका प्रश्न जायज है, मैं आपके प्रश्न को नहीं नकार रहा हूं, और सपा के साथी भी हमारे बैठे हैं। पर यह भी सच है कि देश में उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक संस्कृति जिस तरह से विखंडित करने का प्रयास भाजपा कर रही है, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यदि वहां हम पिछड़ते हैं, जो आशाओं के साथ लोकसभा में लोगों ने हमें समर्थन दिया था, तो आगे हमें चुनौतियां बढ़ेंगी और हम पर लोगों का भरोसा। इतना मासूम उत्तर नहीं है इसका, और ये सवाल भी इतना सरल नहीं है। आपकी पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद, जिनका नाम राहुल गांधी है, वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। कांग्रेस इतनी गई गुजरी हो गई, कांग्रेस इतनी लाचार हो गई, कांग्रेस इतनी दीनहीन हो चुकी है कि विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटें जब लड़ी जा रही हों,
एक प्रत्याशी तक दे पाने के लायक अपनी हैसियत अपने सहयोगियों के बीच साबित नहीं कर पाई। और आप चाहते हैं कि देश ऐसी पार्टी से उम्मीद बांधे जिसकी अपनी कोई उम्मीद नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है यह शर्म का विषय है, यह लज्जा का विषय है, यह आत्ममंथन का विषय है? आपका प्रश्न जो है बहुत ही तीखा है, पर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम भड़क जाएं और आप भड़काते रहें, ये नहीं चलने वाला है। हम भाई भाई हैं, लक्ष्मण और राम की भूमिका में है और उत्तर प्रदेश में हम उसी भूमिका में रहेंगे। अब आपकी बेबसी जो है आपकी हंसी के साथ व्यक्त है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं आजम जी के पास में। आजम जी शायद आपकी इस वेदना पर कुछ रोशनी दे सके। कांग्रेस के साथ ये व्यवहार करके आपने कौन सी उपलब्धि को हासिल किया आजम खान जी, थोड़ा बताएं। हिमांशु जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि इंडिया गठबंधन में हम और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हमसे ज्यादा स्टेक उसका है। लेकिन क्योंकि इस चुनाव में ये देखा गया, ये दोनों को स्ट्रेटजी में अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, एक बड़ा फैसला दोनों पार्टियों ने मिल के लिया, दोनों नेतृत्व ने मिल के लिया है। इसमें कहीं किसी भी तरह की कोई दो राय नहीं है और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारी भाजपा प्रवक्ता बहुत सारे चीजें कह रही थी। देखिए, भाजपा 24/7 झूठ, प्रोपगंडा और जुमला फैलाती है। अभी उन्होंने पहला जुमला आज क्या फेंक दिया, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्या उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है? अगर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उत्तर प्रदेश को 35% से ग्रोथ करना पड़ेगा। 35% ग्रोथ रेट आप जानते हैं, संभव ही नहीं है। तो जुमला फेंकने में भाजपा के लोग इतने माहिर हैं, आरोप दूसरों पे लगाते हैं। तो 24/7 ये जुमला फेंकते हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जुमला इन्होंने फेंक दिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का नेशनल फेंका था, वो अभी भी लोग सोच रहे हैं कि कहां पे पहुंची। दूसरी, जो लोग बलात्कारियों को लड्डू खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, वो दूसरी पार्टियों को सब वो देते हैं, शिक्षा देते हैं। ये बहुत अफसोस है। IQ BHU, मैं यूपी की बात कर लूं, IQ BHU रेप कांड के जो आरोपी है जमानत पे छूटते हैं, उनका केक काट के स्वागत किया जाता है। और बिल्किस बानो गुजरात के आरोपियों को छोड़ा जाता है, लड्डू और माला पहनाया जाता है। ये कौन सी नैतिकता है, कहाँ की नैतिकता है? कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए। एक इंटरनेशनल पार्टी जो अपने को कह रही है, कम से कम ऐसी चीजों से बच सकती है। और झूठ और जुमले के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, एक मिनट आजम खान जी, वो आपके परम श्रद्धेय, अब तो दुनिया में रहे नहीं, मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने बलात्कार के संदर्भ में कहा था चर्चा के अंतर्गत गलती हो जाती है बच्चों से। तो अब भाई आपकी बात, आपके नेताजी की बात को भाजपा ने थोड़ा गंभीरता से ले लिया, गलती हो गई, जमानत में बाहर निकल के आए तो माला वाला पहना दी, तो आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? नेताजी की बात का ही तो सम्मान कर लिया। चाचा न लड्डू खिलाया और ना ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आखिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इनको गलत ढंग से सजा माफ की गई है गुजरात में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पे कहा उत्तर प्रदेश सरकार अराजक तौर पे काम कर रही है। आज का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और नियमों का घोर उल्लंघन कर रही है और उनको मुआवजा 25 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। अब बताइए, कल अभी फटकार मिली थी मदरसा एक्ट पे कि मदरसा एक्ट संवैधानिक है। इससे पहले तमाम अभी हाईकोर्ट ने इनको आरक्षण पे फटकार लगाई कि आरक्षण के नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया। रोज तो इनको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिलती है गैर संवैधानिक कार्य करने के लिए। अरे भाई आजम भाई, थोड़ा तो रुकिए ना। देखो, कोर्ट से फटकार मिलती है अपनी जगह पर, वोट तो जनता से ही मिलते हैं ना। लगातार सत्ता में आ रहे हैं, अपना डंका बजवा रहे हैं। अब आप ये बताओ, आपके पीडीए से कुछ बात बनेगी क्या? ऋचा जी समझा रही थी, देखो ये कितना बांटने की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कोष्टक में मुसलमान, बस इनको इतने के ही वोट चाहिए, बाकी किसी के वोट नहीं चाहिए। थोड़ा रोशनी बताइए ना। जागरूक हो चुका है, पीडीए सतर्क हो चुका है भाजपा के जुमला, प्रोपगंडा और झूठ से। बिल्कुल 2014 में झूठ बोला 15 लाख खातों में आएगा, क्या हमारे किसी के 15 लाख आए? क्या 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा? क्या आज अगर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिले होते हिमांशु जी, तो 85
5 किलो राशन नहीं बांटने पड़ते। शिक्षा दुनिया की कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो इतनी बड़ी अपने आबादी का इतना बड़ा प्रतिशत 5 किलो राशन बांट रही है। हम अपने को ढिढोरा तो पीट रहे हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, आखिर वो 5 किलो 60% 65% आबादी को 5 किलो राशन क्यों देना पड़ रहा है? ये कहीं ना कहीं नाकामी है ना सरकार की। गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ये सब का जवाब सरकार ही देगी ना, जो 10 साल से 11 साल से सत्ता में है, जवाब उसी को देना पड़ेगा। हिमांशु जी, अरे आपने मेरे सवाल पर तो कुछ कहा ही नहीं। आपको वोट केवल पिछड़े का चाहिए, दलित का चाहिए, और अल्पसंख्यक वो भी मुसलमान, इतने का ही चाहिए। बाकी आपको ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, आपको ठाकुर का वोट नहीं चाहिए, बाकी समुदाय का वोट नहीं चाहिए, ऐसा ही है। जो वंचित और शोषित क्लास है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार ये कह रहा है कि 10 बनाम 90 की लड़ाई है। जो 10% के लोग पूरी मलाई खा जा रहे हैं, वो भाजपा के साथ मिलके उसको 90% में बांटना है। हमें हमारी सारी लड़ाई 90% वंचित गरीब क्लास के लिए है। पर आपके यहाँ पर टिकट तो सारे के सारे यादव परिवार में ही बढ़ जाते हैं अधिकांशतः। तो ये जो आपका बांटने वाला सिद्धांत है, तो आपके यहाँ तो सारी मलाई वैसे भी एक कटोरी में ही दिखाई देती है, बाकी हिस्से में दिखता कहाँ है? चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, 63 में 5 का परसेंटेज कितना होता है? और जो हमारे पास 7 कुर्मी सांसद है, 3 निषाद सांसद है, 5 दलित सांसद है, हर बिरादरी का सांसद हमारे पास है, तो वो कहां से आया है? इसी उत्तर प्रदेश के समाज से ही है ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी आंकड़ों में है, इतने दलित हैं, इतने कुर्मी हैं, इतने निषाद हैं, इतने जाट हैं, तो ये तो भाजपा भी बता देती है। आपसे जो बेसिक मेरा सवाल था वो इस बात को लेकर था कि क्या इस चुनाव के अंदर जो ध्रुवीकरण की कोशिश है, आपको लगता है ये ध्रुवीकरण की कोशिश आपको सफल कर देगी, या लगातार विफलताएं आपके हिस्से में रही हैं लोकसभा चुनाव 2024 को छोड़कर, उससे इतर कोई फैसला आएगा? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी जो रणनीति है उसकी उसी रणनीति पे वो कायम है। वो पीडीए के भले के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए 90% के साथ लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा, ये कहना है आजम खान जी का। मुझे आना है अनूप वाजपेयी जी के पास, लेकिन उससे पहले हस्तक्षेप सुनूंगा डॉक्टर ऋचा सिंह जी का, जो वो बीच में करना चाह रहे थे। ये ऋचा जी, ऐसा क्या कह दिया आजम खान जी ने जो आपको नाकाबिले बर्दाश्त हो गया? नहीं, हमें तो लोकतंत्र में सब कुछ बर्दाश्त है, और हम लोग समाजवादी पार्टी नहीं है, जो कि जब आपको याद होगा और बहुत जब बसपा ने केवल लोकतंत्र को ये खतरा बताते, लोकतंत्र को खतरा हिमांशु जी होता क्या है? जब बसपा ने केवल इस बात की भनक लगी थी समाजवादी पार्टी को कि अपना समर्थन वापस ले लेगी, तो समाजवादी पार्टी के गुंडे उत्तर प्रदेश की दलित सशक्त राजनीतिक महिला के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार करने पहुंच गए थे। लोकतंत्र को खतरा आजम खान जी इसको कहते हैं। लोकतंत्र को खतरा तब होता है जब 2 लाख दलित कर्मचारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार डिमोट कर देती है। लोकतंत्र को खतरा वो होता है जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में आता है और समाजवादी पार्टी के नेता उसके फर्रे फाड़कर उड़ाते हैं सदन के भीतर। लोकतंत्र को खतरा तब होता है जब अखिलेश यादव जी एक ही दिन में 8 जिलों का नाम बदल देते हैं जो दलित महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे। और लोकतंत्र को खतरा आजम खान जी तब होता है जब आपका अयोध्या का महानगर अध्यक्ष आज तक वो व्यक्ति बना हुआ है जो बलात्कार का आरोपी ही नहीं है, बल्कि बलात्कार में शामिल है। और एक दलित परिवार की बच्ची जब अपना न्याय मांगने निकली तो आपने डीएनए टेस्ट की मांग की। यह है लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। तो ये कुल मिला के ऋचा जी की तमाम बातें। मैं आऊंगा आजम खान जी, थोड़ा हम तटस्थ राय भी तो सुन ले कार्यक्रम में। अनूप वाजपेयी जी मेरे साथ में है। अनूप वाजपेयी जी, क्या देख रहे हैं इस चुनाव को? 9 विधानसभा सीटों पर विधायक चुने जाने हैं। यह 2027 का चुनाव भाजपा किसके नेतृत्व में लड़ेगी, ये इस चुनाव के परिणाम से तय हो जाने हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना अनूप जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो शुरुआत तो ये है कि हम इस बात से करते हैं कि ये जो उपचुनाव है ये एक लिटमस टेस्ट तो है 27 का।
ये यूं ही 27 का सत्ताधीश और ये सब चीजों पर लेकर जो महानामत है, जो बाउंडर बचा है, ऐसे ही नहीं बचा है। ये 9 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं योगी आदित्यनाथ के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी, और इवन इंडिया गठबंधन के लिए भी। अब जहां तक सवाल है मतलब ज्यादातर आप जानते हैं, इतने दिनों से जर्नलिज्म में है कि उपचुनाव सरकारी चुनाव होते हैं, जी क्योंकि बहुत कम सीटों पे होते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट, प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था का किया जाता है। अच्छा पुलिस बल का यूज किया जाता है कि कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। और चूंकि उपचुनाव है तो सरकार के पास ईवीएम भी इफरात में होते हैं, तो ईवीएम के डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्मार्टली होते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। जी तो ये उपचुनाव देखिए है तो बहुत कठिन दोनों पक्ष के लिए, जी लेकिन जितना ये भाजपा के लिए कठिन दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा कठिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए। पर अनूप जी, मुझे ये समझाइए कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को अंगूठा दिखाया, अब चाहे वो आप हाथ का कहें चाहे पैर का कहें, कुल मिला के कांग्रेस देश का सबसे बड़ा पुराना राजनीतिक दल, वो अपना प्रत्याशी किसी भी सीट पर उतार नहीं पाया। इससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलने जा रहा है, यह समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होने जा रहा है। अजय उपाध्याय जी बोल रहे हैं हमारे लोग पूरे अखिलेश जी के साथ हैं, कांग्रेसी तो कांग्रेसी के साथ हमें नहीं दिखते हैं, या अखिलेश जी के साथ आपको इतने ही दिखाई दे रहे हैं जितना डॉक्टर अजय उपाध्याय हमको समझा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में कहा जाए तो ये कांग्रेस की मजबूरी है यहां पर अपने कदम वापस खींचने की, क्योंकि कांग्रेस 10 में 5-5 का बंटवारा चाहती थी, कम से कम आधा आधा का बंटवारा चाहती थी। एक नेशनल पार्टी है वो, और अपने नेशनल पार्टी के कद को बचाने के लिए वो 5-5 पर तैयार थी। लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल अडिग थे कि हम 2 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। 2 सीटें जो दे रहे थे वो भाजपा के जबरदस्त प्रभुत्व वाली थी, इसीलिए समाजवादी पार्टी भी वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रही थी, जिसमें एक सीट गाजियाबाद की है, आप जानते ही हैं जी। तो अल्टीमेटली जैसे अजय जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही और बड़ी पॉजिटिव बात कही कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए ये दोनों सीटें जो है समाजवादी पार्टी को सौंप दी। बड़ा दिल नहीं दिखाया एग्जैक्टली, बड़ा दिमाग दिखाया है जी। अगर हम लड़ेंगे और हार जाएंगे तो 27 का जो सत्ताधीश वाला झंझट है उसमें हमें जो है काफी मतलब, क्योंकि ये लंबा चलाना चाहते हैं ये लोग गठबंधन, तो इनका ये मानना है कि 27 उसमें अगर हम ये दोनों सीटें, क्योंकि वो दोनों सीटें सपा जीत जाएगी, इस पर भी बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। अरे एक बात बताइए अनूप जी, समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीतना चाहती है, बात समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी भी ये 9 सीटों पे जीतना चाहती है, बात समझ में आती है। पर अतीत में कांग्रेस के संदर्भ में ये अनुभव हमें रहता है कि कांग्रेस में कई कांग्रेसी ही इस बात की कोशिश करते हैं कि सीट जीत ना जाए। ये लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा में भी ऐसा दृश्य दिख रहा था। वो केशव मौर्य दिल्ली में बहुत दिखाई दे रहे थे, कैबिनेट की बैठकों में दिखाई नहीं दे रहे थे, बड़ी हवा बनी हुई थी। या अभी भी वैसी ही हवा है या हवा बदल गई है? पूरी भाजपा चाहती है जीत जाए, या अभी भी भाजपा में कुछ भाजपाई हैं जो इस उम्मीद के साथ हैं, इस कामना के साथ हैं, इस इच्छा के साथ हैं कि जैसा लोकसभा में हुआ ऐसा भी इस उपचुनाव में हो जाए, तो जो लोकसभा चुनाव के बाद हो नहीं पाया होते होते वो कम से कम इस विधानसभा उपचुनाव के बाद तो हो ही जाए। हाँ, बिल्कुल सही आपने नब्ज पकड़ी है। तो एक मतलब एक कहावत हुआ करती थी ना, हु आफ्टर नेहरू जी। तो अब वो चीज आई है कि हु आफ्टर मोदी जी। तो वो हु आफ्टर मोदी पर ये जो सेकंड पोजीशन की रेस की जो लड़ाई है, यही आपको लोकसभा चुनाव में दिखाई दी थी। और देखा जाए तो बहुत ही मतलब यूपी के जो टिकट थे जी। वो बहुत हड़बड़ी में और बड़ी आखिरी में और बड़ी जल्दीबाजी में बांटे गए और बहुत सारे टिकट रिपीट किए गए जी। वो टिकट बांटते समय ही समझ में आ गया था कि भाजपा जो है बहुत सारी सीटें हारने जा रही है। जो रिपीटिशन था सांसदों का, तो वो तो लड़ाई अभी भी है, वो तलखी अभी भी है, और वो जो ग्रुपिज्म विद इन भाजपा है वो अभी भी मौजूद है। वो अभी भी मौजूद है।
जी जी जी। तो और कुल मिला के अनूप जी बता रहे हैं मामला इतना आसान नहीं है। तो मैं वापस डॉक्टर ऋचा सिंह आपके पास आता हूं। कैसी हालत हो गई है ना आपकी। जो भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के लिए प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में ख्यात होती है, वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने अंतर्द्वंद के लिए ख्यात हो रही है। वो संतोष डॉक्टर केशव मौर्य है ना, उन्होंने एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया। ऋचा जी शायद आपकी निगाह से गुजरा होगा, पता नहीं गुजरा तो मैं मदद कर दूंगा आपकी। तो बटेंगे तो कटेंगे इस समय हरियाणा से शुरू हुआ, महाराष्ट्र में भी धूम मचा रहा है और झारखंड में भी कमाल कर रहा है। पर डॉक्टर केशव मौर्य ने ऐसा बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे को भाजपा का नारा बताने के गंदे खेल को हम सफल नहीं होने देंगे विपक्ष के। क्या कहती हैं आप? नहीं हिमांशु जी, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें हम लोगों को कोई शंका नहीं है। आप लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए हमारा नारा तो सबका साथ सबका विकास है ही, लेकिन ये तो नीति है कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये तो ऐतिहासिक नीति है। पता नहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को शायद बचपन में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हम लोग तो बचपन में स्कूल में भी यही पढ़ते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। लेकिन इस बात को हम देखिए, ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे लिए हमारी भारत की एकता और अखंडता का सवाल है। तो ऋचा जी एक बार बताओ, ये अखिलेश यादव को कितना मदद कर रहा है ये वाला नारा? देखो वो 3 समुदायों को लेके बात कर रहे हैं। आपके सामने भी आजम खान जी बोल रहे थे, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, और आपके शब्दों के अनुसार ब्रैकेट में मुसलमान। अब योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है, मुख्यमंत्री भाजपा के नेता ही थोड़ी हैं, बटेंगे तो कटेंगे। तो अखिलेश यादव जी ने भी यही बताया है। तो ये तीनों अगर इकट्ठे रहेंगे तो फिर राज करेंगे। क्या कहती हैं आप? अखिलेश यादव की इतनी मदद योगी आदित्यनाथ करेंगे, किसको उम्मीद थी? क्या कहती हैं आप? नहीं हिमांशु जी, ये देश और इस देश की जनता देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखने वालों के साथ होती है, और यही कारण है कि हम ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार केंद्र में सत्ता में हैं, और ऐतिहासिक रूप से ही उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी और जो जिस तरीके से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी देख चुकी है। और मैं आपको गठबंधन पे अभी तो हमारे दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता अपना बड़े दिल की बात कर रहे थे, लेकिन आपने भी वो दौर देखा और हमने भी देखा है कि जब जब जिसको मौका मिला, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी पूछती है कौन अखिलेश वखिलेश, हरियाणा में क्या इन्होंने जवाब दिया समाजवादी पार्टी को लेकर, वो भी इनको याद होगा। और देखिए समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है कि इनका गठबंधन किसी के भी साथ चलता नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों की तुष्टीकरण की इनकी ऐसी मजबूरी हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के लगातार अपमान के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपना बड़ा दिल दिखाने की बात कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना प्रत्याशी उतार सके। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात तो कांग्रेस पार्टी के, मैं चूंकि प्रयागराज से आती हूँ, फूलपुर से, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष स्वयं चुनाव लड़ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस के नेतृत्व ने अपने आप को, कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं को गिरवी रख दिया है। तो ये गठबंधन की गांठें खुलना शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश देख रहा है कि सबका साथ सबके विकास की राजनीति करने वाली, अभी ये 10-90 की भी बात कर रहे थे आजम खान जी, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और हम तो कहते हैं आप हमारी तमाम लोक कल्याण की नीतियों को उठाकर देख लीजिए, अगर किसी के भी साथ जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हुआ है तो मैं अगली बार से डिबेट में आना बंद कर दूंगी। लेकिन आप उसको नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण के लिए, और संविधान की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपने तो अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण को लागू करेंगे, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के अनुरूप नहीं है, उसकी खिलाफत है। आपने अपने मैनिफेस्टो में ये बताया कि हम धर्म आधारित। अरे ऋचा जी, आप इतना आजम खान जी को समझाना चाहती हो और इतना ही आप डॉक्टर अजय उपाध्याय को भी समझाना चाहती हो जो आपके धुर विरोधी हैं,
थोड़ा चंद्रबाबू नायडू को समझाइए ना, वो आपके सहयोगी हैं, मदद होगी आपको थोड़ा सा समझाने में। वो भी इन्हीं चीजों की पैरवी कर रहे हैं, वही इन्हीं चीजों की हिमायत कर रहे हैं। वो बड़े पुरजोर कह रहे हैं कि हाँ हम भी मुसलमानों को आरक्षण देने के हिमायती हैं। थोड़ा अपने सहयोगियों को समझाइए। बहरहाल मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय वापस आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, ऋचा जी का कहना है हिम्मत नहीं रही आपके नेता में हरियाणा के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी को उतारने की। ऋचा जी इस बात से भी बहुत दुखी हैं, आपने अपने आप को गिरवी रख दिया, ऐसा आपके अपने नेता कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के संदर्भ में। अपने नेता कार्यकर्ताओं को इतना ज्यादा प्रताड़ित आप क्यों कर रहे हैं भाई? डॉक्टर साहब, पहले ही मैंने बोला यही प्रश्न तकरीबन आपके थे जो ऋचा जी के हैं कि आप चाह रहे हैं कि हम लड़ें, हम लड़ने वाले नहीं है, न लड़ेंगे न बटेंगे और न कटेंगे। तो सच्चाई है कि हम एक साथ हैं और साथ रहेंगे तो जीतेंगे। तो अरे आप ना लड़ेंगे ना बटेंगे, मध्य प्रदेश में निपट गए आप, हरियाणा में भी निपट गए, इसके बाद आप हमको बता रहे हो। और ऋचा जी भी कुछ कह रहे हैं। जी ऋचा जी, का दलील के सामने मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहा है। लड़की हूं लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी अपने गठबंधन के साथियों को अपने सामने चुनाव लड़ने से नहीं रोक पा रही हैं। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप तो आईसीसी के प्रवक्ता है, कम से कम इस पर प्रकाश डालिए। आपसे बड़ी उम्मीद है डॉक्टर अजय उपाध्याय ऋचा सिंह जी को रोशनी की, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए, लोकतंत्र, बैनार में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो अपने ही लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। हम लोग तो बहुत उदारवादी लोग हैं, भाजपा वहां है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। और उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा है वहां चाहती है हम लोग आपस में लड़ लें, लेकिन भाजपा जो लड़ रही है खुद पहले वो अपने गिरबान में झांक के देख ले कि अमित शाह और योगी जी में बातचीत हुए कितने दिन हो गए, 6 महीने हुए, साल भर हुए या 1.5 साल हो गए। गृह मंत्री जी का मुख्यमंत्री जी से वार्ता कितने दिन पहले हुआ, मौर्य जी का और मुख्यमंत्री की बातचीत कितने दिन पहले हुई है। क्या इस चुनाव के संदर्भ में कोई एक मीटिंग हो पाई जिसमें अमित शाह जी भी बैठे हों और योगी आदित्यनाथ रहे हों और आपस में चर्चा हुई हो कि कैसे रणनीति बनानी है, टिकट किसको देनी है और किससे कहां से करनी है? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय बताओ, भारतीय जनता पार्टी में आपस में इतना टकराव चल रहा है, ऐसे अनुकूल वातावरण में भी आप अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए, इस बात का आपको कितना मलाल है, कितना अफसोस है इस बात का? देखो कितनी अनुकूल स्थितियां आए इस समय विपक्ष के लिए और ऐसे समय पे आप गायब हो, कितने दुखी हो आप इस बात से? हमारा उम्मीदवार है ना, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। अखिलेश जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है या आजम भाई भी नहीं कह पाएंगे कि वो सपा का सिर्फ कैंडिडेट है। हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं और इंडिया गठबंधन का निर्णय नेताओं ये कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में विलय का प्रस्ताव कब लेकर आ रहे हो डॉक्टर अजय उपाध्याय? जब आप इतने ही मुग्ध हो अपने गठबंधन के संदर्भ में और इतने ही आप अभिभूत हो डॉक्टर अखिलेश यादव के संदर्भ में, तो कब विलय का प्रस्ताव पारित कर रहे हो अजय उपाध्याय? बताई दो ना, हम भी फुर्सत पाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस पर विचार करने से। चुनाव में नहीं लड़ना, उपचुनाव की परिस्थिति अलग है। मैं वाजपेयी जी के बातों से बहुत हद तक सहमत हूं कि यहां लड़ाई संविधान की उसी रक्षा की है। बहन ऋचा जी ने बार बार संविधान की बात की और कहा कि हमने अफवाह फैलाया। तो भाई दिया कुमारी जी जो इनकी उप मुख्यमंत्री हो क्या कर रही थी? लल्लू सिंह जी हार गए अयोध्या के, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, वो क्या कर रहे थे? आनंद हेकड़े जिनके मंत्री थे केंद्र में, वो क्या कर रहे थे? भागवत साहब भी बीच बीच में, आरएसएस के लोग भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो क्या कर रहे थे? भाई हमने नहीं कंफ्यूजन क्रिएट की है, ये आपका जो पुराना चरित्र है पार्टी का, जो विचार है, उसी विचार को आपके लोगों ने व्यक्त किया और जनता ने उसको पकड़ा। और नेचुरल है कि हम भी इस बात को समझते हैं तो हम उस मुद्दे को लेकर गए और जनता अभी भी देख रही है आपको और हमें कि हम संविधान के रक्षक के भूमिका में हैं और आप लोग संविधान के भक्षक के भूमिका में हैं। वो संविधान के सिर्फ दिखावे के नारे सबका साथ सबका विकास, लेकिन नारा तो आप ज्यादा अभिभूत नहीं है, आप संविधान के रक्षक हैं और देश की जनता रक्षक को 99 सीटों पर समेट देती है और जिसको आप भक्षक बता रहे हैं उसे देश की जनता 240 सीटें दे देती है। ये भक्षक इस देश की पसंद है क्या? जो संविधान को खा जाने वाले लोग हैं, ये देश की जनता उन्हीं को चुनती है, ऐसा आप बता रहे हो? डॉक्टर साहब, 2 दृष्टिकोण भी हम अपना सकते हैं कि 400 पार का भी नारा था और उसी संविधान को भक्षण करने की बात थी। जनता को जिसको समझ में आ गई ये बात, वो कहा कि 400 पार नारा नहीं, आप तो संविधान खा जाओगे, तो 240 पर आ गए।
हम ठीक है हमारी। देखो डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप बहुत ही कुशाग्र और संजीदा किस्म के प्रवक्ता हो। 400 पार का नारा एनडीए के संदर्भ में था, 300 के पास तो पहुंच ही गए। और दूसरी बात, आप अपने आप को रक्षक 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 बता रहे हो, 100 सीटों के लाले पड़े हुए हैं और फिर भी अपने आप की उपलब्धि पे गर्वित हो। और जो भारतीय जनता पार्टी 40 साल पहले कुल अदद 2 सीटें पाई थी, वो 240 सीटों पर है, तो इतना नहीं उछल पा रहे। तो इस विरोधाभास में कोई सी दृष्टि दो, इतने में खुश हो जाते हो आप, तो कैसे 272 को पार करोगे भाई? भविष्य में कोई उम्मीद रखें आपसे कि ना रखें? डॉक्टर साहब, लोकतंत्र है और मैं यही हम लोग चाहते हैं कि ये लोकतंत्र जिंदा रहे जी। जब लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो 2 वाली पार्टी 240 पहुंची और 414 वाली हम पार्टी होते थे। हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की, गलती की, शासन में भी हम रहे हैं लगातार, लेकिन जनता को यह भी समझ में आई, हमें 44 पर भी पहुंचाई थी। और वही जनता समझ रही है कि अब जो है भाजपा जिस तरह से खोखले नारे दिए, झूठे वादे किए और लोगों को झूठे सपने दिखाए, वो सपने समझ में लोगों को आने लगे हैं। तब वो सपने समझ में आने लगे हैं। चलिए, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर आजम जी के पास आता हूं। आजम जी, 9 सीटों पर उपचुनाव, अतीत में दृष्टि डाले तो भाजपा के पास 3 सीटें थी, समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें थी, एक राष्ट्रीय लोकदल के पास और एक निषाद पार्टी के पास, एनडीए के पास 5, सपा के पास 4। किस उम्मीद के साथ हो आप? थोड़ा इस पर दृष्टि डालें ना। अपन बातें तो बड़ी बड़ी बहुत कर ली है, थोड़ा सीट पर भी बात हो जाए। आजम खान जी क्या कह रहे हैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम लोगों की रणनीति है उस हिसाब से स्पष्ट है कि जो 9 के 9 सीटें हैं उससे भाजपा को हार पक्की है। इसीलिए भाजपा ने अपने अलाइज निषाद पार्टी को, जो कि उसकी सीट थी मझवा, उसको नहीं दिया। जब और आरएलडी 2 सीटें मांग रही थी, उसे भी उन्होंने नहीं दिया, 1 दिया। लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हमारा ये कहना है, जो हमारे और कांग्रेस की रणनीति है, जो वाइडर प्रॉस्पेक्ट है, जो हम लोगों ने एक बड़ा स्पेक्ट्रम तैयार किया है, वो स्पेक्ट्रम ये कहता है कि ये 9 की 9 सीटें 9/0 होने वाला है। और मैं अब एक बात और कह दूं, जो जैसे इन्होंने संविधान बदलने का नारा दिया था, बाद में माननीय प्रधानमंत्री और तमाम लोग कहते रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी आ जाए तो संविधान नहीं बदलेगा। उसी तरह से कुछ अब बटोगे कटोगे नारे को डिफेंड करने की कोशिश केशव मौर्य कह रहे हैं कि ये नारा मतलब ठीक नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री भी अभी सूरत में कह रहे हैं कि ये दुष्प्रचार हो रहा है। मतलब वो भी कुछ और कहना चाहते हैं कि बटोगे कटोगे से अब वापस आना चाहते हैं, क्योंकि बटोगे कटोगे इनका बैकफायर कर चुका है। इन्हें खुद नहीं समझ में आया कि हमने क्या कह दिया, क्योंकि भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सब आपस में भाई भाई वाला देश है। ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, सामाजिक सौहार्द का देश है। और लोग यही चाहते हैं कि लोग आपस में मिल के रहें। राजनीति के लिए इस तरह के नारों को लोग पसंद नहीं करते हैं। पर आजम जी, आप तो खुद ही बांट रहे हो, पीडीए कर करके, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करके। आप सबको साथ लेने के लिए कहाँ तैयार हो? आप खुद ही 90-10 में बांट दे रहे हो। 10 वाले तो डरे डरे से घूम रहे हैं आपके आने की आहट के सुन के। आप जिस तरीके की बात कर रहे हो, कहाँ आप सबको लेके चल रहे हो? जो हम और कांग्रेस लगातार ये कह रहे हैं, दोनों राष्ट्रीय माननीय राहुल गांधी हो, माननीय अखिलेश यादव हो, ये कह रहे हैं कि जो वंचित और शोषित क्लास है, जो अंतिम पायदान पे बैठा है, उसे हम न्याय दिला के रहेंगे। उसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ेगी हम नहीं जानते, लेकिन जो अंतिम पायदान पे बैठा भारत का व्यक्ति है उसे न्याय मिलेगा, न कि अडानी और अंबानी को न्याय मिलेगा। ये भाजपा अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर सकती है और किसानों का इतना ही कर्जा माफ नहीं कर सकती है। 1 लाख किसान 10 सालों में आत्महत्या कर लेते हैं, ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। वो 1 लाख किसानों की आत्महत्या बचाई जा सकती थी अगर 2 लाखों के सिर्फ कर्जे माफ न किए जाते। अच्छा आजम खान जी, आपको पता है ना, ये राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे उस समय यूपीए की सरकार अस्तित्व में आ गई थी। ये यूपीए की सरकार के दौरान उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ हुआ और किसानों का कितना कर्जा माफ हुआ? वो यूपीए की सरकार के दौरान किसानों ने कितनी आत्महत्या की, उसके आंकड़े वाकड़े भी साथ में रखे हो कि नहीं रखे हो, या केवल भाजपा का आंकड़ा ही आपके पास रहता है? लोगों ने 100% किसानों का यूपीए 2 में माफ किया गया था कर्जा जी। और कॉर्पोरेट के इस तरह से हम लोगों ने कॉर्पोरेट के कभी नहीं माफ किया, क्योंकि किसानों और गरीबों के
डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ में है भाई, आपके सहयोगी माननीय आजम खान जी कह रहे हैं यूपीए 2 में किसानों का 100% कर्जा माफ कर दिया गया था। थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमें पता नहीं चला इस देश के सारे किसानों का सारा कर्ज माफ हो गया था। माननीय सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार, पार्टी हमारी और प्रधानमंत्री जी जो सरकार में थे, दोनों ने मिलकर के 72,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा था किसानों का पूरे देश में हमने माफ किया था। और ये ऐतिहासिक था, मुझे लगता है भूतो न भविष्यति, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ। अभी 2024 तक आते आते जो परिस्थिति किसानों की है, डबल हाइक तो हुई गई सरकार की, आपको भी पता, इस पैनल के साथियों को भी पता है। 2022 में सरकार ने सारे एमएसपी कानून भी बना दिए, जो किसानों से विड्रॉ किया था आंदोलन, जिस वचनबद्धता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बड़े बड़े लंबे लंबे लच्छेदार भाषण दिए थे। एमएसपी की लीगल गारंटी मिल गई किसानों को। अब कोई आंदोलन ही देश में किसानों का नहीं होता, क्योंकि इस सरकार में सभी खुश हैं, सबका साथ और सबका विकास भी हो चुका है, तो अब कोई जरूरत भाजपा को नहीं है। बहुत बढ़िया किस्म की रील बनाने का मैटर उपलब्ध करा दी और डॉक्टर अजय उपाध्याय, बस इतना ही हिस्सा काटना है और उसे जो है वायरल कर देना है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। अब आने वाले खतरे को लेकर जरा सचेत रहिएगा डॉक्टर अजय उपाध्याय। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए वापस अपने साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास आता हूं, अनूप वाजपेयी जी के पास। अनूप जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करेगा या इस उपचुनाव के परिणाम एक राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करेंगे? आखिरी सवाल। तो देखिए, अगर ये तो डिपेंड करता है रिजल्ट क्या आते हैं। अगर रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आते हैं तो इसमें योगी आदित्यनाथ एज लेते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये बंटवारा 60-40 का हुआ या 70-30 का हुआ तो निश्चित तौर पर भाजपा के अंदर जो एक अस्थिरता, एक हलचल है, वो बढ़ेगी। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन ये लोग कैसे भी करके बड़े दिल या बड़े दिमाग से ये 27 तक ले जाना चाहते हैं। उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड कांग्रेस का साफ साफ दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये विधानसभा उपचुनाव 2027 के विधानसभा के आम चुनाव के लिहाज से खासे महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2027 का अगर विधानसभा चुनाव कराने की इच्छा और मंशा भाजपा कार्यकर्ताओं की है तो उन्हें इस उपचुनाव में चमत्कारिक प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर इस उपचुनाव के परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर रहे तो उत्तर प्रदेश भाजपा में एक बड़े बदलाव के लिए भी हमको तैयार रहना होगा। देखें जनता और कार्यकर्ता क्या फैसला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लेते हैं। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस राजनीतिक चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए हिस्सा बनने के संदर्भ में। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, सलाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख चका खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली।